बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 312 इकसाल सुन चुके हैं और अब 313 किस्त मुलाहिदा फरमाएं। तुम तो मुझे हैरान किए दे रही हो कलारा। मैं बुड़बुड़ाया। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें कायल करने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, कहाँ वो शाना ख्वाब गाएं और कहाँ ये टूटा फूटा सा मकान और साजो सामान। मैं इसराइली सीक्रेट सर्विस में काम कर चुकी हूँ एडम, और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा, मगर वो मेरे तासरात से बेनियाज कह रही थी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए ये बात नहीं होगी कि एक सीक्रेट एजेंट को हर किस्म की जिंदगी गुजारने की तरबियत दी जाती है। मैं मुतअद्दिद ममालिक में इसराइल के लिए मुहिम्मात अंजाम दे चुकी हूँ और कई बार मरते मरते बची हूँ, और बाज़ औक़ात इतने खराब हालात में गुजारा किया है जिनका शायद तुम तसव्वुर भी ना कर सको। वो इसराइली सीक्रेट सर्विस में रह चुकी है, तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो ईगल में किस तरह आई। मैंने उससे सवाल कर ही लिया। ये बात अहमियत की हामिल है, क्लारा ने कहा। इसराइली सीक्रेट सर्विस की अपनी एक अहमियत है। ईगल लाख मुनज़्ज़म सही, मगर किसी भी मुल्क की सीक्रेट सर्विस की गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। दरअसल चंद मुहिम्मात में इत्तफाकन मुझे रैंडल के साथ काम करने का मौका मिला। कौन रैंडल? मैंने क्लारा की बात काट कर कहा। उसके लिए क्लारा की नजर में, इसलिए कि क्लारा की नजर में रैंडल मेरे लिए अजनबी था। जवाब में क्लारा ने रैंडल के बारे में मुझे उन तफसीलात से आगाह किया जो पहले से मेरे इल्म में थी। मैंने भी हर बात इतने गौर से सुनने का मुजाहरा किया जैसे मेरी मालूमात में गना कदर इजाफा हो रहा है। मैंने और रैंडल ने एक दूसरे को पसंद किया और फुर्सत निकाल कर हमने मिलना शुरू कर दिया। इसी दौरान में ओलिवर मारा गया और रैंडल को ईगल कायम करने की सूझी। मैंने उसके ख्याल की तायद की। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं उसकी सख्त मुखालफत करती। रैंडल ने ईगल की दाग बैल डाली और मुझसे भी अपनी तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त की। मैं उस लालच में आ गई कि यहाँ मेरी अहमियत बहुत ज्यादा होगी। आखिर ईगल के सरबराह से मेरे दरीना और जाती मरासम थे। मैंने कोशिश की कि सरकारी सतह पर मेरी खिदमात ईगल को मुंतकिल कर दी जाए, मगर मुझे बताया गया कि ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता अगर मैं चाहूँ तो सीक्रेट सर्विस से मुलाजमत छोड़कर ईगल में शमूलियत इख्तियार कर सकती हूँ। मैं ये हमाकत कर गुजरी और आज अपनी उस हमाकत को भुगत रही हूँ। तुम उसे हमाकत क्यों कह रही हो? मैंने कहा, जबकि तुम एक अहम ओहदे पर फाइज थी। मैंने कहा ना कि मैं लालच में आकर मारी गई। रैंडल को एक बड़ी तंजीम का सरबराह होने का एजाज हासिल हुआ तो उसने पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसका दिल मुझसे भर गया और मेरी हैसियत है महज एक मशीन और उसके नायब की सी होकर रह गई। और यह कोई ऐसी हैसियत नहीं जिसकी तमन्ना की जाए, इसलिए कि उसके नायबीन की तादाद बहुत ज्यादा है। नायब वो कहलाता है जो ईगल की किसी शाख का सरबराह होता है। जैसे मैं शी गुराए की सरबराह थी। रैंडल रियायत बरतने का आदी नहीं, सजाए मौत देना तो उसके मामूलात में शामिल है। उसने दरगुजर करना तो सीखा ही नहीं। अब तक कई शाखों के सरबराह सजाए मौत पा चुके हैं, हालांकि इब्तदा में वो ऐसा नहीं था। क्लारा ने जूड़ा उतारा था और उसकी मदद से चीजों की जाड़ पोंछ शुरू कर दी, और मैंने बुखला कर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ, क्लारा बोली। अगर नहीं करूंगी तो क्या हम गर्दो गुबार के इस तूफान में रहेंगे? मैं सोच में पड़ गया। वो ठीक ही कह रही थी। मौजूदा सूरत हाल में वहां रहना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन मैं क्लारा से जरूरी बातें कर रहा था। घर की सफाई तवील दुरानिये का काम था और मैं जल्द अज जल्द ज्यादा बातें मालूम कर लेना चाहता था। इससे कबल डेविड रेयान ने मुझे कीमती मालूमात फराम की थी। डेविड रेयान जो ईगल की गोटेल शाख का सरबराह था, अगर वो जबान ना खोलता तो मैं इतनी जल्द बादाम क्लारा तक नहीं पहुंच सकता था। कुछ बातें नगीता ने भी बताई थी, उसकी जबान तहजीब ने खुलवाई थी। उस पर तशद्दुद करना मेरे लिए तो शायद मुमकिन ना होता। अब मादाम क्लारा काबू में आ गई थी, डेविड रेयान की निस्बतन क्लारा ने ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया था। डेविड जानता था कि उसकी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर मैंने पहले से हिफाजती इंतजामात ना कर रखे होते तो मेरे और तहजीब के साथ वो भी मारा जाता। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद वो जबान खोलने पर आमादा नहीं था, हालांकि उसे मुकम्मल तहफ्फुज हासिल था। एक क्लारा थी जो महज इस बुनियाद पर मुझसे ताउन पर आमादा हो गई थी कि उसे अपनी जिंदगी खतरे में महसूस हो रही थी। एक तरफ ये फर्क एक आम मुजरिम और सीक्रेट एजेंट के दरमियान फर्क था, तो दूसरी जानिब ये भी थी कि डेविड के मुकाबले में अलियार खान था और क्लारा ने एडम डी फ्लूक से साज़बाज़ की थी। बहुत मुमकिन था कि अगर मैं अपनी असल हैसियत में होता तो वो मुझसे ताउन ना करती। फिलहाल जरूरी झाड़ पूंछ कर लो, मैंने क्लारा से कहा। तफसीली सफाई बाद में होती रहेगी। क्लारा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। बहुत अच्छा प्यारे स्टंट मैन, मैं इन सोफों को बैठने के लायक बनाती हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। बुढ़ की फजूल बातें न जाने कब तक मेरा पीछा करती रहती।
मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने लॉरेंस अरबिया में काम किया है, क्लारा ने सोफे झाड़ते हुए कहा। और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि एक शाह की सरबराह घर की सफाई में मसरूफ है और एक एजेंट होने पर भी यकीन करना और भी दुश्वार है। जिस वक्त मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया उसी वक्त हर किस्म के हालात से दो चार होने के लिए तैयार हो गई थी। ये भी तो मुमकिन था कि तुम मुझे धोखा दे जाते, और अगर मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश करता तो तुम क्या करती? मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जानना चाहते हो? उसने मुस्कुरा कर कहा। फिर अपने पर्स में से एक छोटा सा पिस्टल निकाल लिया। इसके जोर पर तुम अपना तहफ्फुज करती? मैंने हैरान होते हुए कहा। यह तो बच्चों का खिलौना मालूम हो रहा है। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। शुआई पिस्तौल से गोलियों की बजाय मोलक शुआ निकलती है। जरा दिखाओ तो। मैंने पिस्तौल लेने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसने पिस्तौल मेरे हवाले कर दिया। पिस्तौल हाथ में आते ही मैंने एक जोरदार कहका लगाया। क्लारा हैरत से मुझे देखने लगी। तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा। मुझे मालूम था कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज जरूर होगी, इसलिए अब तक मैंने तुम्हें छोड़ रखा था, वरना मैं तो अब तक तुम्हें बेच चुका होता। हसीन औरतों को वरगला कर हवा कर लेता हूँ और उनकी फरोख्त से अच्छी खासी रकम मिल जाती है। ऐश से जिंदगी गुजरेगी। इसके इस्तेमाल का वक्त गुजर चुका है एडम, क्लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। यकीन कर, अगर तुम कोई पर्दा फरोश हो तो भी इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथों में हंसी खुशी फरोख्त होने के लिए तैयार हूँ। बकवास मत करो, मैंने डिपट कर कहा। तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं इन चक्रों में आने वाला नहीं हूँ। इससे तो बेहतर यह है कि मैं घर की सफाई कर डालूं, क्लारा ने उठते हुए कहा। तुम्हें तो फजूलियात सूझ रही हैं। बैठ जाओ क्लारा, मैंने संजीदगी से कहा, और मुझे ईगल के बारे में मजीद कुछ बताओ। क्लारा मुझे घूरते हुए दोबारा बैठ गई। ये ऐसी जगह है जहाँ हम तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, क्लारा ने कहा। मेरी मानो तो बकिया जिंदगी यहीं बसर कर देते हैं। जिंदगी यूं ही नहीं गुजर जाती माय डियर क्लारा। जिंदगी गुजारने के लिए रकम की जरूरत होती है। वो कहाँ से आएगी? मुझे अंदाजा था कि मैं रकम की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं अपने साथ एक हीरो का हार ले आई हूँ। तुम्हें जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे हैरत है कि ये अल्फाज एक सीक्रेट एजेंट के मुंह से अदा हो रहे हैं। हालात आदमी को मजबूर कर देते हैं एडम, और फिर ये मत भूलो कि बुनियादी तौर पर मैं एक औरत ही हूँ, मगर मैं नहीं हूँ, मैंने कहा। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अपने साथ साथ तुम मुझे भी औरत बना देना चाहती हो। मुझे बताओ कि ईगल का सेटअप क्या है? तुम नहीं मानोगे, क्लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। खैर सुनो, ईगल का करता धरता रैंडल खुद है। उसका जो जी चाहता है करता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि डेविड रेयान ने मुझे जो कुछ बताया था वो दुरुस्त था, मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर क्लारा से पूछा, गोया अगर रैंडल को ठिकाने लगा दिया जाए तो ईगल की कमर टूट जाएगी? नहीं, क्लारा के जवाब ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा ईगल के 5 बड़े और भी हैं। जो कुछ तुमने बताया उससे तो ये जाहिर होता है कि उन 5 की हैसियत एक डमी की सी होगी। आम तासर यही है कि वो 5 जरूर दिखावे के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कुछ मखसूस इख्तियारात हैं। तुम आम तासर के बरखिलाफ इतने यकीन से किस तरह कह रही हो? मैंने कहा। मैं ईगल की एक आम मेंबर होने के बावजूद एक आम मेंबर नहीं हूँ। मैं उस वक्त से ईगल में शामिल हूँ जब उसका वजूद नहीं था। ईगल के वजूद में आने के बाद भी काफी अरसे तक मैं रैंडल से बेहद करीब रही हूँ। रैंडल ने ईगल के क़याम के लिए जो काविशें की वो भी मेरे इल्म में है, और ईगल का बुनियादी ढांचा जिन खुदूद पर इस्तवार हुआ उनसे भी बेखबर नहीं हूँ। मैं आम तासर के बरक्स बात नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? चलो मान लिया, मैंने कहा। तुम्हारी मालूमात ज्यादा सिक्का हैं। उन 5 के कुछ मखसूस इख्तियारात हैं, लेकिन रैंडल के खात्मे के साथ साथ उनके इख्तियारात भी खत्म हो जाएंगे। तुम रैंडल पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। यूं समझ लो कि वो 5 सतून है जिन पर ईगल की इमारत कायम है। रैंडल ईगल का सरबराह है, स्याह और सफेद का मालिक है, मगर उसके मरने से तंजीम खत्म नहीं होगी। उसकी जगह कोई और ले लेगा और तंजीम यूं ही चलती रहेगी। तुम्हारी मालूमात इतनी है तो तुम उन 5 को भी जानती होगी, मैंने कहा। क्यों नहीं, क्लारा ने कहा। मैं उन 5 से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, और मेरी नजर में शायद ही चंद लोग ऐसे हों जो उनसे वाकिफ हूँ। तो फिर तय हो गया, हम यके बाद दीगर उन 5 को निशाना बनाएंगे और आखिर में रैंडल का सफाया कर देंगे। तुम कितने सुकून से ये बात कह रहे हो? क्लारा ने मज़े का खेद अंदाज में कहा। कुछ अंदाजा भी है कि ये सब कुछ करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? बुनियादी मसला तो तुम हल कर ही दोगी, उसके आगे हर काम मेरा होगा, मैंने उसके लहजे को खातर में लाए बगैर कहा। कौन सा बुनियादी मसला? उन 5 के बारे में मालूमात का उसूल सबसे अहम और मुश्किल मरहला था। बुनियादी मालूमात से लैस हुए बगैर काम करना ऐसा ही था जैसे अंधेरी रात में बगैर रोशनी के सफर करना। तुम बहुत खुशफहम आदमी हो। महज मालूमात तो कुछ भी नहीं होती, उसके बाद भी बड़े सख्त मराहल आते हैं। वो 5 यहाँ तो नहीं रखे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं और उन तक पहुँचने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे।
फिर मुझे लिए बगैर तुम कहीं जाओगे भी नहीं। और मेरा हाल ये है कि मेरे पास कागजात तक नहीं है। मैं तो शीगुराय में अजनबी बन कर रह गई हूँ। असल हैसियत में इसलिए सफर नहीं कर सकती कि ईगल की नजरों में आ जाऊंगी, और किसी दूसरी हैसियत में इसलिए सफर नहीं कर सकती कि उसके लिए कागजात की जरूरत होगी जो मेरे पास होंगे नहीं। कागजात वगैरह की फिक्र मत करो, मैं कह चुका हूँ कि सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। क्लारा ने मुझे गौर से देखा। ठीक है एडम, मुझे अंदाजा हो गया कि तुम यूं नहीं मानोगे, और चूंकि अब हम दोनों का रास्ता एक ही है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हूँ। साथ देने की सूरत यही है कि तुम ईगल के ढांचे और उसके करता धरता लोगों के बारे में मालूमात मुहैया करो, और मैं उनका शिकार खेलूंगा। मैंने तुम्हें बताया कि ईगल का सरबराह रैंडल है। तमाम अमली काम उसकी निगरानी में सरअंजाम पाते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाना उन पांचों की जिम्मेदारी है। इस मामले में रैंडल भी इख्तियार है। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसे मंजूरी लेनी पड़ती है। इखराजात के मामले में भी वो खुद मुख्तार नहीं। यूं समझ लो कि तंजीम की पॉलिसी और मालियात के मामलात उन पांचों के हाथ में है। जब एक पॉलिसी बन जाती है और उसके लिए रकम मुख्तस कर दी जाती है, तो फिर यह रैंडल का काम है कि उस पर अमल दरामद कराने के लिए किन लोगों का इंतखाब करता है और कितने लोगों को उस काम पर लगाता है। मैं समझ गया। मैंने सर हिलाया। मिसाल के तौर पर रैंडल अमेरिका में दाखिली इंतशार बर्पा करना है। मिसाल के तौर पर रैंडल अमेरिका में दाखिली इंतशार बर्पा करना चाहे तो उसे उसके लिए उन पांचों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्लारा ने कहा। अगर इतनी रोकथाम ना होती तो रैंडल पता नहीं क्या बन गया होता। और ईगल के लिए रकम का उसूल किन जराए से जाता है? मैंने पूछा। इसके पीछे चंद बड़े यहूदी सरमायादार हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े यहूदी हैं वो इसके तरफदार हैं। इब्तिदा में मालियात का शोबा कमजोर रहा, मगर अब तो ये शोबा सबसे ज्यादा मजबूत है। तंजीम अपने वसाइल से ही अच्छी खासी रकम मुहैया कर लेती है। अगर ईगल के बड़ों को रैंडल के करतूतों से आगाह कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है, तुम्हारे ख्याल में वो रैंडल की सख्त गिरी से वाकिफ नहीं है? क्लारा ने कहा। रैंडल जो कुछ कर रहा है सबके इल्म में है। अगर उन्हें कोई एतराज होता तो अब तक एक्शन ले चुके होते। कोई बात नहीं, हम खुद उन्हें निशाना बनाएंगे। मैं उनमें अफरा तफरी फैलाऊंगा। मैंने कहा। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बड़ी शिद्दत से उभर रहा है कि ये नहीं हो सकता कि रैंडल खुद ही उन पांचों को ठिकाने लगवा दे। रैंडल को उनसे दुश्मनी क्या है? क्लारा ने कहा। या ये कि उन्हें ठिकाने लगाकर रैंडल को फायदा क्या हासिल हो सकता है? ईगल बहुत बड़ी तंजीम है। मैंने कहा। अगर वो ना रहे तो रैंडल खुद मुख्तार हो जाएगा, किसी के लिए जवाब दे नहीं रहेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो 5 अफराद नहीं ओहदे हैं जिन्हें उर्फे आम के लिए S1 से S5 तक नंबर दे दिए गए हैं। किसी को नहीं मालूम कि वो लोग कौन है, मगर रैंडल जानता है। उसे उन पांचों की जरूरत इसलिए है कि अगर वो नहीं होंगे तो ईगल को रकम कौन फराहम करेगा? जितनी बड़ी रकम हम खर्च करते हैं उसके जराए से उसूल नामुमकिन ही मालूम होता है। जब किसी को नहीं मालूम कि वो लोग कौन है तो तुम किस तरह उन्हें जानती हो? मैंने बताया ना कि मैं इब्तिदा में रैंडल के साथ काम करती थी और सब कुछ मेरे सामने हुआ था। रैंडल भी उस वक्त मुझसे कुछ नहीं छुपाता था, इसलिए मैं उन पांचों के बारे में जानती हूँ। तो फिर तुम मुझे उन पांचों के नाम और पते बतला दो ताकि मैं उनसे निपटने के लिए कोई मंसूबा बना लूं। मैं उन पांचों को अच्छी तरह जानती हूँ, क्लारा ने अजीब से अंदाज में कहा, और वक्त आने पर मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बता दूंगी। क्यों? मैंने हैरत से क्लारा को देखा भी क्यों नहीं। क्लारा ने बेचैनी से पहलू बदला। देखो, तुम बुरा मत मानना एडम, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा ईगल में दिलचस्पी ले रहे हो। अगर ले रहा हूं तो तुम्हारी वजह से ले रहा हूं। मैंने कहा। इसमें अजीब सी बात कौन सी है? अजीब बात यह है कि मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम्हें मुकम्मल मालूमात फराहम करने के बाद मैं गैर महफूज हो जाऊंगी। तुम कैसी अमकाना बातें कर रही हो क्लारा? मैंने कदरे तेज होकर कहा। तुम्हें एहसास है कि इस तरह तुम मुझ पर बराह रास्त शुबा कर रही हो? हाँ, मुझे ये एहसास भी है, क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। लेकिन मैं अपने इस एहसास का क्या करूं? तुम्हारा रवैया हानत अमेज है। अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो मुझे भी अपने तर्ज अमल पर गौर करना पड़ेगा। मैंने जिस राह पर कदम रखा है उस पर हर तरफ तबाही तबाही है एडम। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मुझे तुमसे शिकायत नहीं होगी। मैंने सोचा था कि रीना को भी उन पांचों के बारे में बता दूंगा ताकि उन पर दो ही तरफ से हमला हो सके। तुम पर तो मैं फिर भी एतमाद कर सकती हूँ, मगर रीना पर नहीं कर सकती, क्लारा ने कहा। मुझे उससे खौफ आता है। मालूम नहीं किस वक्त अपनी मालूमात का सौदा कर बैठे। क्लारा के दोनों खौफ बजाते। उसने पहली बार साबित किया था कि वो सीक्रेट एजेंट भी हो सकती है। सीक्रेट एजेंट की छटीस बहुत तेज होती है, मगर काम खतरे के वक्त ही शुरू करती है। क्लारा ने भी मुझे मालूमात फराहम ना करके खुद को महफूज कर लिया था, और अब मैं उस वक्त तक उसे हाथ नहीं लगा सकता था जब तक मालूमात के उसूल का कोई और जरिया मयसर ना आ जाए या क्लारा से मुकम्मल मालूमात हासिल ना हो जाए। ठीक है क्लारा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। अगर तुम ये मुनासिब समझती हो तो तुम पर जोर नहीं दूंगा। शुक्रिया एडम।
क्लारा ने दबी आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि मेरा रवैया नामुनासिब है, मगर मैं इसके लिए मजबूर हूँ। तब मैं तुम्हें यह जरूर बता सकती हूँ कि ईगल एक यहूदी तंजीम है, लिहाजा उसके 5 बड़े भी यहूदी हैं। ईगल एक आलमी पैमाने की तंजीम है, इसलिए उन 5 का ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से है। S1 रूसी है, लेकिन अगर कोई उसकी तलाश में रूस का सफर करे तो वो बेमसरफ साबित होगा। अगर S1 रूसी है तो फिर S2 का ताल्लुक फ्रांस से होगा। मैंने कहा और क्लारा की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने सरसराती आवाज में कहा। उसके जवाब में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एडम डी फ्लू क्या नहीं जानता, मगर मैं ये नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैंने तो अंदाजे से एक बात कही थी। इत्तफाक है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। हैरत है, क्लारा बुड़बुड़ाई। यकीन नहीं आता कि कोई शख्स इतना दुरुस्त अंदाजा भी लगा सकता है। नहीं, तुमने यूं ही एक बात नहीं कही होगी जो इत्तफाकन ही दुरुस्त निकल आई हो। मुमकिन है मेरे दिमाग या तुम्हारे दिमाग से राब्ता हो गया हो। अगर टेलीपैथी भी तो कोई चीज होती है। टेलीपैथी बकवास है, क्लारा ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, S3 के बारे में तुम क्या कहोगे? मेरा जी चाहता है कि कहूँ S3 जर्मन है। बिल्कुल दुरुस्त, क्लारा उछल पड़ी। वाकई जर्मन है। और S4 बरतानवी होगा। उसके बाद S5 रह जाता है। क्या उसके बारे में भी कुछ कहूँ? मैंने शरारत अमेज लहजे में कहा। नहीं, क्लारा ने मजमहल अंदाज में कहा। अमेरिका के अलावा अब बचा ही क्या है? लेकिन यकीन नहीं आता कि तुम किन किन हैरत अंगेज सलाहियतों के हामिल हो। ऐसा लगता है कि तुम ईगल के तार बखेर कर ही छोड़ोगे। मैं जिस काम का अज़म कर लेता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। मैंने कहा, जब तक मैं ईगल के पंजे नहीं उधेड़ दूंगा सुकून से नहीं बैठूंगा। तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो एडम। अगर अपनी सलाहियतों को मरकूज करने की कोशिश करूं तो बड़े बड़ों के चिराग गुल हो जाएंगे। बाद में मरकूज करने की कोशिश करूंगा, मैंने बड़े खुलूस से कहा। फिलहाल तो ईगल के अलावा कुछ और सुझाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके लिए कुछ और बासलाहियत अफराद दरकार होंगे, और बासलाहियत अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए रकम की जरूरत होगी। क्लारा ने कहा, तुम ऐसा करो कि ये हीरों का हार फरोख्त करके। बदला रकम का नहीं है क्लारा, लाए अमल का है। मेरे दिन में एक शख्स का नाम आ रहा है। अगर वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कौन है वो? क्लारा ने पूछा। बेंस डिले। मैंने जवाब दिया। वो पहले भी ईगल के खिलाफ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर चुका है, लेकिन उस पर तो शुबा है कि वो लियार खान से मिल गया था। क्लारा ने कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपना उल्लू सीधा करने से गर्द रखनी चाहिए। हरगिज़ नहीं है एडम, क्लारा ने वसीले लहजे में कहा। अलियार खान यहूदियों का दुश्मन है। मैं मर जाऊंगी मगर उसकी मदद लेना गवारा नहीं करूंगी। मैंने तफहीमी अंदाज में सारी लाया। उस बेचारी को क्या मालूम था कि जिस अली से नफरत का वो ऐलान कर रही है उसी के हाथों खिलौना बनी हुई है। ठीक है क्लारा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो इसका एहतराम करना मुझ पर फर्ज है। हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। मैंने घड़ी पर नजर डाली। 5:30 बज रहे थे। अब तुम जल्दी से इस घर की हालत दुरुस्त कर लो और एक बात गौर से सुन लो और समझ लो, थोड़ी देर बाद मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। यहाँ? क्लारा ने हैरत से कहा। मैं उनसे कहूंगा कि मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ रहता हूँ। हो सकता है तुम उन्हें देखकर हैरान रह जाओ, मगर उन पर अपनी हैरत जाहिर मत करना और किसी बहाने उनको अपनी झलक जरूर दिखा देना ताकि वो तुम्हारी तरफ से किसी शुबे में ना रहें। और यहाँ बैठने की कोशिश मत करना, इसलिए कि तुम एक घरेलू औरत हो जो सिर्फ काम काज से दिलचस्पी रखती है। तुम बड़ी पुरस्रार बातें कर रहे हो एडम, क्लारा ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। आखिर यहाँ तुम्हारे कौन से दोस्त मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए तुम इतने एहतमाम की हदायत जारी कर रहे हो? फिल वक्त मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता क्लारा। मैंने एक स्कीम बनाई है, अगर वो कामयाब हो गई तो सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लोगी। क्लारा ने मजीद कोई सवाल नहीं किया और काम में लग गई। जरा ही देर में उसने ड्राइंग रूम का हुलिया तब्दील करके रख दिया, फिर दूसरे कमरे की तरफ चली गई। 6 बजे के बाद मैंने बैरूनी रुख पर खुलने वाला दरवाजा खोल दिया। मुझे जिन लोगों का इंतजार था उनके आने का वक्त होने ही वाला था। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मुश्किल से 10 मिनट गुजरे होंगे कि बाहर से कदमों की चाप उभरी। आने वालों की तादाद एक से ज्यादा थी। फिर एक तनोमंद शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसका जिस्म कसरती और नीले रंग की पतलून पर उसने सफेद कमीज पहन रखी थी। उसका सुर्ख और सफेद चेहरा गुस्से की वजह से तिमतमा रहा था। तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसने आते ही अपने साथ आने वालों की तरफ पलट कर कहा। तुम लोग मुझे जबरदस्ती कहाँ ले आए हो? तुम लोग जाओ, मैंने उन लोगों से कहा और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे एडम डी फ्लू कहते हैं मिस्टर जोन्स, मैंने उस शख्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मगर उसने हाथ मिलाने की बजाय मुझ पर हमला कर दिया। इतना गैर मुतवक्को हमला कि मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका। मुझे उससे ऐसी तवक्को नहीं थी। उसे कम अज कम यही सोचना चाहिए था कि कमरे में कोई और भी हो सकता है।
वो खुद खतरे में पड़ सकता है। उसने मुझ पर रेसलिंग का दावा आजमाया, मैं अभी अपनी हिफाजत नहीं कर सका। उसने जमीन पर मुझे गिराकर जकड़ दिया। तुम कोई से भी फ्लू को मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। उसने मुझे अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ते हुए कहा, आपकी जारहियत नामुनासिब है मिस्टर जोन्स। मैंने नरमी से कहा, अब बड़े आदमी है, मुझे जवाबी कार्रवाई पर मजबूर न करें। बकवास मत करो, जोन्स गुर्राया। तुम्हारे आदमी मुझे जबरदस्ती अगवा करके लाए हैं, मैं हड्डियां तोड़ दिया करता हूँ। होश के लाखन लो जोन्स, मैंने खराब लहजे में कहा। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना मकसूद होता तो तुम्हें यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं थी। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, जोन्स को नहीं। उसने मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझ पर अपना एतमाद कायम करना चाहते हो, मगर ये मुमकिन नहीं। मैं इस किस्म की घटिया चालों में आने वाला नहीं हूँ। कमबख्त ठीक कह रहा था, मेरा मकसद यही था, मगर मालूम नहीं वो कितना चालाक आदमी था, या फिर वो किसी पर भी एतमाद करने का आदी नहीं था। घर में होने वाली धींगा मुश्ती की आवाज सुनकर क्लारा बाहर निकल आई थी, मगर जोन्स को देखकर वो दंग रह गई थी। जिस बला से वो बचकर भागी थी वो उसके सामने मौजूद थी। जोन्स ने भी यकीनन उसे देख लिया होगा, मगर जाहिर है उसे पहचान नहीं सकता था। मैंने आंखों के इशारे से क्लारा को पुरसुकून रहने को कहा, मगर उसके लिए अपने तासरात पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। ये तो गनीमत था कि उसे शिनाख्त न कर सकने के बायस जोन्स उसके तासरात को सही मैनी नहीं पहना रहा था। मेरी बीवी बहुत कमजोर दिल की मालिक है मिस्टर जोन्स, मैंने कहा, कम अज कम इसका ख्याल करके मुझे छोड़ दें। मैंने तुमसे कहा कि मैं हड्डियां तोड़ दिया करता हूँ और ये गलत नहीं है। अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों से टूट कर ही छूटेगी। उसने मेरी गर्दन को एक और झटका दिया, मगर मैं पहले ही अपने उजलात सख्त कर चुका था। अब अगर इसके बाद मेरी तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो मुझे इसके लिए मोर्दे इल्जाम मत ठहराइएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की गर्दन जोन्स की गिरफ्त में आने के बाद उसकी वर्दी के खिलाफ निकली हो। जोन्स की हुर्राहट पर किसी भेड़िए की हुर्राहट का गुमान गुजर रहा था। तो फिर संभालो जोन्स, मैंने कहा और अपने जिस्म को मखसूस अंदाज में झटका दिया। जिस्म के उजलात में पहले ही हद तक सख्त कर चुका था कि किसी भी किस्म की गिरफ्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उस शदीद झटके का नतीजा ये हुआ कि जोन्स मेरे ऊपर से तकरीबन उठता हुआ सामने वाली दीवार से जा टकराया। मेरी गर्दन उसे छोड़ देनी पड़ी थी, अगर ना छोड़ता तो उसके अपने हाथ खतरे में पड़ जाते। मुझे उससे जवाबी हमले की तवक्को थी, मगर उसने जिस फुर्ती का मुजाहरा किया वो मेरे वहमो घुमा में भी नहीं था। मैं भी जमीन से पूरी तरह उठ भी नहीं पाया था कि वो दोबारा गोया उड़ता हुआ मेरी तरफ आया। उसके इस हमले से मैं महज जबिल्ली तौर पर ही बच सका था, वरना दर हकीकत उसमें मेरा कोई कारनामा नहीं था। जबकि तंगी के बायस मैं अपने जोर पूरी तरह दिखा भी नहीं सकता था। जोन दूसरी तरफ वाली दीवार से टकराया था और मेरी समझ में ये बात अच्छी तरह आ गई थी कि उसके साथ भरपूर मुकाबला किए बगैर बात बनेगी नहीं। जोन ने एक बार फिर बड़ी फुर्ती से संभल कर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मगर अब मैं जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार था। चुनाचे मैंने उससे बचने की कोशिश करने की बजाय उससे उलझ जाने को तरजीह दी। वो तवक्को कर रहा था कि मैं बचने की कोशिश करूंगा, मगर जब मैंने खुद को संभाल लिया और उसके वार से बचाने के साथ साथ उस पर जवाबी हमला भी किया तो उसे हैरत का झटका तो जरूर लगा होगा, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जगह की तंगी आड़े आ रही थी। हम दोनों में से कोई भी खुलकर अपने जोर नहीं दिखा सकता था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो एक माहिर लड़ाका है, लेकिन मुझे बहरहाल उस पर फोकियत हासिल थी। मैं मास्टर ली कमान का शागिर्द था, जबकि वो नहीं था। जगह तंग हो तो जिस्म को कम से कम हरकत देकर मुखालिफ के हमले से बचना एक कला घाट है। दुनिया के किसी भी तरीके हरब में ये नहीं सिखाया जाता कि अगर कभी तंग जगह में मुकाबला करना पड़ जाए तो उसके लिए कौन से तरीके इख्तियार किए जाएं, मुखालिफ के हमलों से किस तरह बचा जाए और उसे ज़ेर करने के लिए कौन कौन से दाव ज्यादा मुअस्सर हो सकते हैं। हर फन अरब के कुछ असूल होते हैं और चूंकि हर फन नुमाइश का मुतकादी होता है और नुमाइश किए बगैर तमाशाइयों के मुमकिन नहीं होती, इसलिए ये लिहाज रखा जाता है कि कोई भी फन हरबे मुहल्लकात की हुदूद में ना दाखिल होने पाए, चूंकि बुनियादी मकसद नुमाइश होता है। इसलिए उसूल मुतय्यन कर लिए जाते हैं। मुकाबलों के लिए अखाड़े, अरीना या रंग का रकबा मुकर्रर होता है और उस रकबे को मद्देनजर रखते हुए तरबियत दी जाती है, गोया फन को महदूद कर दिया जाता है। यही वजह है कि अगर किसी लड़ाके को मखसूस जगह के सिवा कहीं और मुकाबला करना पड़ जाए तो वो अपने जोर पूरी तरह दिखा नहीं सकता, और खास तौर पर इस सूरत में है कि मद्दे मुकाबल भी कोई मामूली शख्सियत न हो। जोन ने मेरे बाएं कांधे पर जरब लगाने की कोशिश की थी, जिसे मैंने जरा सा तिरछा होकर नाकाम बना दिया और उसके साथ ही बाएं घुटने से उसके पेट पर जरब लगाई। जोन्स के मुंह से दर्द में डूबी हुई एक करा निकली, मगर मुझे खूब अंदाजा था कि इस जरब से उसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा। इसलिए मैंने फौरन ही दाएं
बाएं हाथ से उसके चेहरे पर एक भरपूर चाप रसीद कर दिया। जवाब में जॉन ने अंधाधुंध मुझ पर कई हमले किए और मुझे उसके हमलों से खुद को बचाना 2 बार हो गया। एक आध बार में उसकी जद में भी आया मगर कोई वार कारी नहीं रहा था। फिर मैं उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब हो गया। हाथ गिरफ्त में आते ही मैंने उसके हाथ को पूरी कुव्वत से मरोड़ना शुरू कर दिया। जॉन के चेहरे पर करब के ताजरात उभरे। उसने कुछ मुजामत करने की कोशिश भी की मगर उसे घूमना ही पड़ा और उसके घूमते ही मैंने उसकी कमर पर एक भरपूर लात रसीद की। जॉन सामने वाली दीवार से जा टकराया। अगर फौरी वो दीवार से हाथ ना टेक देता तो उसका सर दीवार से टकरा जाता। मैं इससे कबल उसकी फुर्ती के नमूने देख चुका था, इसलिए उसके संभलने से कबल उसके सर पर जा पहुंचा और फिर उसकी गद्दी पर पड़ने वाला हाथ इतना भरपूर साबित हुआ कि वो तेवरा कर गिर पड़ा। अब हमारी खैर नहीं, क्लारा ने कहा। वो हाथ में एक लकड़ी लिए खड़ी थी। गालिबन उसका इरादा ये था कि मौका मिलते ही जॉन के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दे, मगर उसे इसका मौका ही नहीं मिला। देखती जाओ। मैं बाईं आंख दबाकर मुस्कुराया। अभी तो ये सिर्फ बेहोश हुआ है, जरूरत पड़ी तो मैंने खामोश होकर गर्दन पर उंगली फेरी। मैंने तुमसे इसलिए तो मदद नहीं हासिल की थी कि तुम आ बैल मुझे मार के मुस्ताक उन लोगों से उलझ जाओ, क्लारा ने वसीले लहजे में कहा। मैंने झुककर जॉन की टाई खोली और उससे उसके हाथ मजबूती से बांध दिए। आ बैल मुझे मार के मुस्ताक तो ये मुझसे उलझा था। मैंने तो हत्तल इम्कान यही कोशिश की थी कि मेरी बात इसकी समझ में आ जाए, लेकिन देख लो इसने मुंह की खाई। तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे हो मगर तुम जिद्दी हट धर्म हो, क्लारा ने झुंझला कर कहा। तुम वही करोगे जो तुम्हारा जी चाहेगा। तुमसे कुछ कहना बिल्कुल फजूल है। अब तुमने एक माकूल बात कही है। मैंने संजीदगी से कहा, चलो इसे कमरे तक पहुंचवाने में मेरी मदद करो। क्लारा की मदद से मैंने जोन्स को कमरे में पहुंचाया। उसे हमने लंबे वाले सोफे पर डाल दिया था। ये कम अज कम आधे घंटे के लिए बेहोश हुआ है। मैंने कहा, लिहाजा तुम आधा घंटा पूरा होने से कबल कमरे से निकल जाना। कहीं ऐसा ना हो कि गौर से देखकर तुम्हें पहचान ही ले। मुझे कम अज कम ये तो बता दो कि यहाँ पहुंचा कैसे। उसके लहजे में बेबसी थी। रीना ने धमकी दी थी कि वो जॉन्स को देखते ही उसे अगवा कर लेगी, इसलिए मैंने एयरपोर्ट पर अपने आदमी पहले से भेज दिए थे ताकि जॉन्स को रीना के चुंगल में आने से पहले ही मैं उठा सकूं। क्लारा ने चौंक कर मुझे देखा। तुम्हें जॉन से हमदर्दी हो गई? उसने मुझे घूरते हुए कहा। इससे मुझे क्या हमदर्दी हो सकती है? मैंने बेपरवाही से कहा। इस बहाने मैंने इसका एतमाद हासिल करने की कोशिश की थी जो नाकाम होगी। क्लारा ने तल्खी से कहा, रीना सलोमन ईगल के खिलाफ काम कर रही है तो तुम उसमें टांग क्यों अड़ा रहे हो, जबकि रीना हमसे ताउन पर भी आमादा है। दूसरे का सहारा उसी वक्त लेना चाहिए जब आदमी खुद बेबस हो जाए, और अभी एडम डी फ्लूक बेबस नहीं हुआ है। तुम महमक हो, क्लारा ने दांत पीस कर कहा। इसके बाद रीना भी हमारे खिलाफ हो गई होगी। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सकता कि उसे उड़ाने वाला मैं हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ रही होगी कि उसे हम शिकस्त नहीं दे सकते। उन दोनों के तसादुम में हमारा भी फायदा हो सकता है। उस अफरा तफरी से फायदा उठाकर शीगुराई से निकल जाएंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने हंस कर कहा। उस वक्त रीना सालोमन अपने बाल नोच रही होगी। उसे ये शिकस्त उस वक्त होनी चाहिए थी जब मैं इंचार्ज थी। अब तो सारा क्रेडिट जोन्स को जाएगा। तुम अपना खून क्यों जला रही हो? ये देखो ना कि तुम्हारे एडम डी फ्लूक ने बैक वक्त दोनों तंजीमों को झूल दिया है। एडम डी फ्लूक साहब, मुझे अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। तुमने जॉन्स का एतमाद हासिल करने की कोशिश की और पहले ही मरले पर तुम्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जिंदगी सिर्फ कामयाबियों और कामरानियों का नाम नहीं होती क्लारा डेयर, इसमें नाकामियां भी होती हैं। एक नाकामी का मतलब ये नहीं होता कि आदमी हमेशा ही नाकाम होता रहेगा। क्लारा भिन्नाए हुए अंदाज में कमरे से निकल गई। वो मेरे तर्ज़े फिक्र को समझने से आजिज थी, और क्यों ना होती, वो यहूदी थी और मैं मुसलमान था। और एक मुसलमान और एक यहूदी के तर्ज़े फिक्र में तो वैसे भी जमीन आसमान का फर्क होता है। उसकी जान पर बनी थी तो वो सिर्फ फरार हो जाने के दर पे थी। कल तक जब वो दूसरों के कत्ल के अहकाम सादर किया करती थी तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था कि मकतूल पर क्या गुजरेगी। आज जबकि उसकी मौत का फैसला भी नहीं किया गया था, बल्कि उसे सिर्फ इस बात का अंदेशा था कि वो कत्ल कर दी जाएगी, तो वो ना सिर्फ तंजीम से बागी हो गई थी बल्कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी दौलत लुटाने पर भी आमादा हो गई थी। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद जोन्स ने हरकत की और जल्दी होश में आ गया। जो कुछ हुआ है उस पर मुझे अफसोस है मिस्टर जोन्स। मैंने उसके कुछ बोलने से कबल ही जल्दी कहा, लेकिन मैंने जो कुछ किया अपने दिफा में किया। जोन ने उठकर बैठने की कोशिश की और मैंने आगे बढ़कर उसे बैठने में मदद दी। मेरे हाथ खोल दो, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। मुझे कोई एतराज नहीं है मिस्टर जोन्स, मैंने अपने लहजे में खुलूस पैदा करते हुए कहा, लेकिन मुश्किल ये है कि मैं यहाँ किसी किस्म की हंगामा आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेफिक्र रहो, जोन ने धीमी आवाज में कहा। अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मैंने बगैर कुछ कहे जोन के हाथ खोल दिए। अगरचे मुझे यकीन था कि वो अब मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा, ताम मैं पिछले तजर्बे के पेश नजर मोहतात था।
मुझे तुम्हारी सलाहियत पर बेइंतहा हैरत है, जोन ने टाई को गले में बांधते हुए कहा। मैं इसे इत्तेफाक भी करार नहीं दे सकता, तुम पूरी तरह मेरी गिरफ्त में आ चुके थे। अपनी इन्हीं सलाहियतों की वजह से एडम डी फ्लो को कदर की निगाह से देखा जाता है। मैंने इंकिसार का मुजाहरा करते हुए कहा, क्लारा कहाँ है? जोन ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, असूली तौर पर मुझे रिसीव करने के लिए उसे खुद एयरपोर्ट आ जाना चाहिए था। प्रोग्राम यही था मिस्टर जोन्स, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। लेकिन ऐन वक्त पर मादाम को रीना के बारे में कोई ऐसी इतला मिली कि उन्हें अपना प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा और वो तमाम हिफाजती इंतजामात बलाए ताक रखकर मेरे साथ निकल खड़ी हुई। मुझे नहीं मालूम वो इतला क्या थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो किसी किस्म का जाल था। मेरे इस ख्याल की वजह यह है कि हमें रास्ते में घेरने की कोशिश की गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर फरार हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मादाम क्लारा पर क्या गुजरी। मुमकिन है वो उन लोगों के हत्थे चढ़ गई हो, मुमकिन है बच निकली हो, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। क्या तुमने मुझे यही सुनाने के लिए अगवा किया है? जोन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। जब से रीना सालुमन मंदरयाम पर आई है, उसने ईगल को जिक पर जिक दिया है। मैंने जोन्स के लहजे का नोटिस लिए बगैर कहा, हमने हर तरह के जतन कर लिए, मगर रीना का बाल भी बेका नहीं कर सके। क्यों? जॉन ने तंदिया अंदाज में कहा, क्या तुमने उस शख्स को नहीं पकड़ लिया था जो फिल्मों के बदले तुमसे रकम वसूल करने आया था? वो ईगल का ही आदमी था मिस्टर जॉन, मैंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। रीना से उसका कभी कोई ताल्लुक नहीं था। मामूली से मुआवजे के एवज वो ये काम करने पर रजामंद हो गया था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो किसके लिए और किसके खिलाफ काम कर रहा है। ये बेत तो उस पर बाद में खुला कि वो किस चक्कर में फंस गया है। लिहाजा उसके पकड़े जाने से रीना की सेहत पर जरा बराबर भी असर नहीं पड़ा। खैर, जॉन ने बेजारी से कहा, आगे कहो, क्या कहना चाहते हो?